मेरा देवर दौड़ दौड़ कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती। एक दिन मैंने उसे खाना बनाने को कहा तो वह कहने लगा, भाभी इसके लिए तो टैक्स लगेगा। मैंने सोचा वह मजाक कर रहा है, पर जैसे ही शाम हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जब देवर बोला, चलो भाभी अब कमरे में, मेरा टैक्स देने, ये बोलकर वह मुझे ले जाने लगा। तो मैंने कहा, देवर जी ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात न मानी और मैंने चिल्लाते हुए कहा, मुकेश भगवान से डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने पति का डर दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पे तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी और वो मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उससे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया और वह मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। आज तो मेरा पति भी घर पे नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में ढकेल दिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने पिछले जिंदगी को याद करने लगी। मेरा शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ मेरी सास शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गई थी, क्योंकि वह बीमार रहती थी। वही ससुर कई साल पहले ही गुजर गए थे और मेरे पति का कोई रिश्तेदार भी नहीं था, सिवाय एक छोटे भाई और एक बहन की। जब मेरा रिश्ता आया था तो मैं बहुत ही खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मुझे ससुर की भी टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत ही खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा पति अच्छा इंसान था। वो ज्यादातर ऑफिस के कामों में बिजी रहता था और ननद भी शादीशुदा थी। मेरा देवर 14 साल का था, जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने बताया था कि उसकी गैर मौजूदगी में मेरा सारा काम भाई ही करता है। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता है। रविवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता है और वह 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई भी कर देता है। वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए जब चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता। मैं ये सब देखकर सुनकर हैरान रह गई थी। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत ही छोटा था जब पापा एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा और मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, पर वो अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलते हैं ये मेरे 14 साल के भाई को अच्छे से आता है। पर अब उसकी भाभी इस घर में आ गई है, इसलिए अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। मुकेश का ख्याल रखना, इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसा मोहब्बत देना। मैं ये सब बातें खामोशी से सुन रही थी और अपने पति से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन सच तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति अपने भाई की तारीफ किए जा रहा था। खैर अगले ही दिन मेरी देर से आँख खुली थी तो मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फौरन उसे काम पे लगाना जरूरी समझा। मुकेश, मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी, उसने फौरन से प्यार से जवाब दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया था। मैंने कहा, सुना है कि तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ, मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर देखा और कहा, आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वह खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा था। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। मैं एक बार अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई थी और अपनी बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी थी। 20 से 25 मिनट बाद मुकेश गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम से बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ किया तो मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप पहले खाकर देखें, फिर बताइएगा ये कचौड़ी कैसा बना है और सब्जी भी। उसके चेहरे पे मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी और वो चला गया। मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच का टाइम था और गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने का दिल ही नहीं था।
मैं कुछ सोचती हुई कमरे से निकली और मुकेश के कमरे की तरफ बढ़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा, नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना कि लंच भी तुम ही बनाना। आलू की सब्जी बना लेना, तुम्हारे भाई को बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथों का सब्जी चख लूंगी। इसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी सी उभरी थी। मेरा देवर कहने लगा, ठीक है भाभी, मैं जानती थी वह मेरी बात नहीं टाल सकता और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना था। उसे दोपहर का खाना बनाने को बोलकर मैं अपने कमरे में वापस अपने मोबाइल में अपनी माँ को फोन लगाकर घंटों बातें करने लगी। बातों के दरमियान मुझे तकरीबन 2 घंटे का समय लग गए थे। अब मैं वापस अपने कमरे से बाहर आई तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी कि सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी और वो घर को गंदा नहीं देख सकता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल निकली। पति के सामने मैं नाश्ता बनाकर देती थी और फिर उसके सामने चले जाने के बाद मैं फ्री होकर फौरन सो जाती। मेरा देवर जब उठता तो अपने कमरे की सफाई कर लेता और शाम का खाना भी देवर बनाता था और पति के आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता था कि सारा काम मैं ही करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। वह खामोशी से मेरे सारे काम कर लेता था। मुझे शुरू से ही ये काम करने की आदत नहीं थी। मैंने सोचा था कि ससुराल जाकर एक नौकरानी रख लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की भला क्या जरूरत थी। जिस दिन मेरे पति घर पर होते थे तो मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती और पतिदेव उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसी जिंदगी जी रही थी जैसा मैं जीना चाहती थी। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काट अब लंबा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उसे काम करवाती थी। उसे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ना जाने क्यों अब अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, कल मेरी फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं जरा देर से घर आऊँगा। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें चढ़ गई कि क्या अब इसे पैसे भी देने पड़ेंगे। कॉलेज के एग्जाम की फीस कम से कम 10,000 होगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति अपने भाई को इतने पैसे दे। इसलिए मैं अपने पति को बताई ही नहीं। और सुबह हुई तो देवर ने फीस के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। ये सुनकर देवर चुप हो गया। उसका मुंह मायूस हो गया और वह खामोशी से चला गया। मैं सुकून की सांस ली और उसके बाद मेरा देवर से दोबारा अपने भाई से कोई भी बात ना की। वक्त गुजर गया था। मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। मेरा देवर रात को 10 से 11 बजे के बाद घर वापस आता और रात के समय घर के काम कर सुबह ही घर से बाहर चला जाता। एक दिन मेरे पति मुकेश से पूछ ही लिया, तुम रात देर तक कहाँ रहते हो? उस पर देवर ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने गुस्से अंदाज में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई थी कहीं देवर फीस का जिक्र न कर दे, क्योंकि देवर के नाम पे मैं अक्सर अपने पति से पैसे ले लेती थी। वक्त गुजरता गया और देवर बड़ा हो चुका था। वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और 3 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारे थे ये मैं ही जानती हूँ। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता ही नहीं था। मेरे तो जैसे होश ही ठिकाने आ गए थे। देवर अपने घर को ना जाने कैसे संभालता था। हर चीज परफेक्ट होती, अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते। वक्त यूं ही गुजर रहा था। देवर लंबे समय के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर फोन पर बातें हो जाती तो कहता, भाभी, दोस्त के साथ लखनऊ में रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। 2 साल बीत गए थे। मेरे पति कभी कभार उससे जाकर मिल आते थे। फिर एक दिन देवर घर वापस आ गया। मैंने पहली बार उसके घर आने पर इतने खुश हुई थी। मैंने अच्छा खाना बनाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर पहले से काफी बदल गया था। अगले ही दिन दोपहर के समय मैंने देखा कि देवर अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपने भाई के सभी कपड़े इस्त्री कर दो। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झट से मेरे हाथ थाम लिए। इस तरह देवर ने कभी मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसने आज मुझे छुआ था और ये बात बहुत बड़ी बात है।
ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा बाजू। मैं गुस्से में कहते हुए कहा, छोड़ दूंगा, पर पहले मेरे सारे हिसाब बराबर करनी है। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसने मेरी एक ना सुनी, वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार तमाचा मुझे दे मारा। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वह चिल्लाकर बोला, मैंने ये थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया है। वह गुस्से से लाल हो चुका था। मैं तो हैरान हो गई थी। फिर उसने एक कागज उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो हम दो भाइयों के साथ किया है, इसके लिए भाई आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। देवर कहने लगा, भाभी अगर आपको मुझे धोखा देना ही था तो एक बार बस मुझे कह देती। यह सारी संपत्ति आप खुद अपने नाम करना चाहती हैं। मैं अपनी खुशी से आपका नाम कर देता, लेकिन आपने तो मेरी माँ को संपत्ति के कारण नुकसान पहुँचाया। मेरी माँ को गुजरे तो कई साल हो गए, पर उन्होंने एक खत मेरे नाम लिखकर मेरे डॉक्यूमेंट में रख दिया। इतने सालों तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन जब मैं जॉब ज्वाइनिंग के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट को जमा करवाने वाला था, तभी मुझे माँ के खत हाथ लगे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि आपने माँ को जबरदस्ती डरा धमकाकर साइन करवाए थे। माँ ने तो अपने दोनों बेटों से बराबर प्यार करती थी, इसलिए वह मजबूरी में ये सारी संपत्ति आपके नाम कर दी। आप अपने इतने सालों से हम दोनों भाइयों को धोखा देते आई और मेरे इस घर में नौकर बनाकर रखा। मैं आपको अपनी माँ समझकर आपके सारे बात को मानता रहा, लेकिन आप इस लायक नहीं थी। अब मैं ये सारी बात अपने भाई को बता दूं। ये सुनते ही मेरी भाभी फौरन मेरे कदमों में गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, मुकेश प्लीज अपने भाई से कुछ मत कहना, नहीं तो वह मुझे तलाक दे देंगे और मैं इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे माफ कर दो। मैं धन की लालच में आ गई थी, क्योंकि मेरी एक सहेली ने अपने ससुराल से निकाल दी गई और उसके ससुराल वाले उसे इस तरह बेघर कर दिए थे। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मुझे डर था कि अगर मेरे साथ भी वैसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। इसलिए मैं शादी कर जब वापस अपने ससुराल आई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं। तभी मैंने माजी से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए थे, ताकि मुझे इस घर से कोई ना निकाल सके और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊं। पर मुझे क्या पता था कि ये सारी सच्चाई तुम्हें एक दिन पता चल जाएगी। ये कहकर भाभी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैंने भाभी को उठाकर बेड पर वापस बिठा दिया और मायूस होकर कहने लगा, भाभी जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो मुझे नौकर बना लिया। भाभी मैं आप दोनों के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं आप दोनों को माँ बाप जैसा समझता हूँ और मैं नहीं चाहता कि संपत्ति की वजह से आप दोनों अलग हो जाएं। यह सुनते ही मेरा सिर झुक गया और मैं असली संपत्ति के कागज को देवर के सामने ही फाड़कर फेंक दी और बोली, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो मुकेश, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद यह भाभी हमेशा तुम्हारी माँ का फर्ज निभाएगी। देवर का यह एहसान काफी था कि उसने पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी और फिर उस दिन से मैं सुधर गई। पैसे तो आने जाने वाले चीज थे, असल चीज तो रिश्ते थे जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना पति को और ना अपने बेटे जैसे देवर को। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।